हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स का एक मॉक टेस्ट जो प्योरली बेस्ड रहेगा JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम जीके सेक्शन से, स्टैटिस्टिक्स से और साइंस सेक्शन से मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो उनकी वीडियोज़ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो बात करें मैथमेटिक्स सेक्शन से, टोटल 10 टॉपिक्स हैं। तो हर एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो टोटल 10 मार्क्स की इस मॉक टेस्ट की वेटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा डिले किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके आप कितने 3 डिजिट नंबर्स को बना सकते हैं अगर जो रेपिटेशन है वो अलाउड नहीं है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आप साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए और अपना जो सही आंसर है वो मार्क करते जाइएगा। और जब हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए। तो इसका जो सही आंसर है वो आप मार्क कर लीजिए। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमें इसमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 डिजिट्स में से सबसे पहले प्लेस पे अगर हमें कोई डिजिट रखना है तो पांचों में से हम किसी भी डिजिट को प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे कि जो रेपिटेशन है वो अलाउड नहीं है, तो अब एक डिजिट को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास 5 में से 4 डिजिट्स रह गए। तो यानी कि अब अगले वाले प्लेस पे हम 5 में से 4 डिजिट्स को प्लेस कर सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब उसी के बाद नेक्स्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो 2 डिजिट्स हम प्लेस कर चुके हैं। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बच रहे हैं? 3। तो जो नेक्स्ट प्लेस है उसमें हम 3 डिजिट्स को प्लेस कर सकते हैं इन 5 डिजिट्स में से, जो कि हैं 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपको निकालना है कितना इसका आंसर रहेगा तो आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 20 एंड 20 इंटू 3 60। तो 60 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये था जब आपको डिजिट्स की जो रेपिटेशन है वो अलाउड नहीं है। अब अगर हम बात करें कि डिजिट्स की जो रेपिटेशन है वो अगर अलाउड होती तो हमारा आंसर क्या होता। तो जब रेपिटेशन अलाउड होती है तो हमारे पहले केस पे 5 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, सेकंड प्लेस पे भी 5 में से कोई भी आ सकता है डिजिट, और इस प्लेस पे भी कोई भी डिजिट आ सकता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें रेपिटेशन अलाउड है। जो नंबर एक बार यहाँ पे आ गया वो दोबारा से यहाँ पे भी आ सकता है और वो यहाँ पे भी आ सकता है क्योंकि इसमें रेपिटेशन अलाउड है। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए भी आपको इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना। तो जो आ जाएगा 5 इंटू 5 25 एंड इंटू 5 125। तो अगर रेपिटेशन अलाउड होती तो ये इसका आंसर आता, और जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड देन आपका आंसर होना था बी ऑप्शन 60। तो ये था इसका सही आंसर। जिन बच्चों ने भी इसका आंसर बी मार्क किया उनका आंसर ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस, आपके पास ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 6x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। आपको बताना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा रहेगा। क्या वो यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, या फिर इसके 2 सोल्यूशंस होंगे। तो आप अपना आंसर इसमें मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर अब कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जब 2 इक्वेशंस होती हैं तब हम इसे लिखने का फॉर्मेट इस तरह से होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट होता है। तो x के साथ जो ये a1 है ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, a1 b1 a2 b2 ये सारे इनके कोफिशिएंट्स हैं। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें x के साथ क्या है 3, यानी कि 3 इसका कोफिशिएंट है। 3 यानी कि a1, यहाँ से x के साथ यहाँ पे a1 है, इसी तरह से x के साथ यहाँ पे 3 है, यानी कि a1 की वैल्यू यहाँ से आपको 3 मिल जाएगी। इसी तरह से b1 की बात करें, y के साथ जो भी प्लेस्ड है वो y का कोफिशिएंट है, तो b1 की वैल्यू यहाँ से आपको, अगर इस इक्वेशन में बात करें तो b1 की वैल्यू आपको -5 मिल जाएगी। तो इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट हमारे पास इस तरह से होता है। ये चीज़ हम आगे एक स्लाइड से भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अपनी इक्वेशंस को लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0।
और a2x प्लस b2y प्लस c2। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि कोई इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन है, या फिर किसी भी इक्वेशन का नो सोल्यूशन है? तो वो हमें इस चीज़ से पता चलेगा। इसमें क्या है कि अगर आपकी जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 C1 अपॉन C2, आपके पास जब आप इन रेशियोज को कैलकुलेट करोगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं तो आपकी उस केस में इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपका आंसर रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों अगर इक्वल हैं देन योर आंसर इज़ इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर आपके केस में अगर तीनों ही वैल्यूज़ नॉट इक्वल है देन यूनिक सोल्यूशन है, और अगर दो वैल्यूज़ इक्वल हैं एक अनइक्वल है देन आंसर इज़ नो सोल्यूशन। हम अपने केस में देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है इन रेशियोज़ को, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो हमें इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करना है। इसमें जितने भी 1 वाले हैं वो पहली इक्वेशन से हैं, और जितने भी 2 वाले हैं वो सेकंड इक्वेशन से हैं। तो इसमें ये वैल्यू आपकी A1, B1, C1, और इसी तरह से ये वैल्यू A2, B2 एंड C2। तो अब जल्दी से इन रेशियोज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A1 की वैल्यू है यहाँ पे 3 एंड A2 की वैल्यू है -6, तो ये बन जाएगा -1/2। इसी तरह से B1 अपॉन B2 आपका आ जाएगा -5 अपॉन 10, ये भी बन जाएगा कैंसिल करने के बाद -1/2। और यहाँ पे C1 अपॉन C2 की बात करें तो वो -7, और यहाँ पे भी -7, तो ये बन जाएगा 1। तो यहाँ से हमें पता चला कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, -1/2 -1/2। और जो C1 अपॉन C2 की वैल्यू है वो है 1, यानी कि दो वैल्यूज़ इसमें इक्वल हैं और एक अनइक्वल है। तो जब दो वैल्यूज़ इक्वल होती हैं एक अनइक्वल होती है तो उस केस में हमारा सोल्यूशन कैसा होता है? तो उस केस में हमारा सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन। ठीक है गाइस, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नो सोल्यूशन इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹500 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए है 500, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको गिवन है 500, और रेट यहाँ पे आपको गिवन है, रेट कितना है 10%। टाइम की वैल्यू भी आपको यहाँ से मिल जाएगी 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको दे रखा है तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इसमें CI निकालना है, सेम टाइम यानी कि 2 years के लिए। तो आप अपना सही आंसर इसमें मार्क कर लीजिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बात करें कि सबसे पहले हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन थी। इसमें टाइम की वैल्यू थी हमारे पास, टाइम गिवन था 2 years, उसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन थी 500, और उसी के साथ हमें रेट गिवन था 10% पर एनम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें गिवन था। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो वो हम सबको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। इसी तरह से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, तो CI इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T माइनस 1। तो ये फार्मूला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अब हम यहाँ देखें कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के केस में इस फार्मूले में हमारे पास SI की वैल्यू गिवन है, रेट हमें पता है, टाइम की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो बस P यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी प्रिंसिपल की वैल्यू को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में अगर हम देखें कि कितने पैरामीटर्स अननोन है, तो R की वैल्यू हमें पता है 10% है, टाइम भी हमें पता है, तो पीछे बच जाता है P, जो P हमें इस फार्मूले से मिल जाएगा। तो पहले इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले को यूज़ करके प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन उसके बाद हमें जो पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। SI की वैल्यू है हमारे पास 500, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट की वैल्यू 10, टाइम 2 अपॉन 100। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो आएगा 2500। तो यहाँ से आपकी जो P की वैल्यू आएगी प्रिंसिपल, डेट विल बी 2500 रुपीज़।
अब उसी पी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकल आएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस R/100 की पावर T-1। तो कई केसेस में आपको यहाँ पे P नज़र आएगा, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उसमें कॉमन नहीं लिया होता। जैसे हमने ब्रैकेट से पहले ही यहाँ पे P की वैल्यू रख ली है ताकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये -P बनेगा। कई केसेस में आपको यहाँ पे -P देखने को मिलेगा। तो बस अब हम सिंपली अपनी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। P की वैल्यू हमने सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाली थी, हमारा 2500 आया था उसमें। देन 1 प्लस R की वैल्यू 10/100 और इसका हमें T की वैल्यू यानी कि इसका स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 2 है, -1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा डेट विल बी 525। तो 525 इसका सही आंसर है, डेट इज़ ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमने इसमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज़ किया, उसमें से P की वैल्यू को फाइंड आउट किया, देन हमने उसके बाद उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट करके अपनी CI की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो आई हमारी ऑप्शन ए ₹525। अब हम मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d/dx Ex tan x एट x इज इक्वल्स टू 0। इसका जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करना है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें दो फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब भी दो फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई करना होता है, उनकी डेरिवेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो हम उसमें प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल। और इसे u इंटू वी भी कहते हैं, यानी कि एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कैसे निकालते हैं, u को हम एज इट इज़ रखेंगे और v की डेरिवेशन करेंगे, फिर v को एज इट इज़ रखेंगे और u की डेरिवेशन कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो फार्मूला है हम ये यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल। Ex tan x, पहले इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, देन उसके बाद हमने उसमें x की वैल्यू को 0 पुट कर देना। तो Ex tan x, तो पहले हमने u एज इट इज़, tan x की डिफ्रेंशिएशन, तो tan x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी sec स्क्वायर x। तो tan x की डिफ्रेंशिएशन होती है हमारे पास sec स्क्वायर x। देन जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसे एज इट इज़, यानी कि tan x ऐसे ही आ जाएगा, और Ex की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। Ex की डिफ्रेंशिएशन Ex ही होती है, तो ये इसकी डिफ्रेंशिएशन हमने कर दी, Ex sec स्क्वायर x प्लस tan x Ex। अब उन्होंने बोला है कि इसमें हमें x की वैल्यू को 0 पुट करना। अब हम इसमें जो भी हमारा आंसर आया, इसमें हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा e की पावर 0 sec स्क्वायर 0 प्लस tan 0 और e की पावर 0। अब यहाँ से देखते हैं, e की पावर 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 0 sec 0 की वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, और e की पावर 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1, तो ये बन जाएगा 0, यानी कि 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि sec 0 की वैल्यू 1 कहाँ से आई, tan 0 की वैल्यू 0 कहाँ से आई, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको इस तरह से टेबल मिल जाएगा जिसमें आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमारे पास टी रेशियोज होती हैं, टोटल 6 होती हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इस तरह से हमारे पास 6 टी रेशियोज होती हैं, जिनका एक आपको टेबल मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30, ऐसे सारी आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो उसी टेबल में जब आप सेक 0 की वैल्यू को देखोगे तो वो आपके पास 1 आएगी, और टैन 0 की वैल्यू होती है 0। इस केस में हमारा जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन बी, डेट इज़ 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in a survey of 1000 consumers, it is found that 720 consumers liked product A and 540 liked product B. What is the least number that must have liked both the products? एक सर्वे किया गया जिसमें टोटल 1000 कंज्यूमर्स थे, कस्टमर्स थे। उनमें ये पाया गया कि टोटल 720 कंज्यूमर्स को A प्रोडक्ट पसंद है और 450 को B प्रोडक्ट पसंद है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स हैं जिनको दोनों प्रोडक्ट्स पसंद है। तो इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टोटल कंज्यूमर्स की बात करें तो वो कितने हैं, 1000, यानी कि हमारे पास जो A यूनियन B, इन टोटल की वैल्यू कितनी है, 1000। इसी तरह से जिनको सिर्फ A प्रोडक्ट पसंद है वो कितने हैं, 720। जिनको B प्रोडक्ट पसंद है वो कितने हैं, 450।
हमें निकालना है कि ऐसे कितने हैं जिनको दोनों प्रोडक्ट्स पसंद है, यानी कि हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमारे पास फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमें गिवन है 1000, ए की वैल्यू गिवन थी 720, बी की वैल्यू गिवन है 450 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का कैलकुलेशन करने के बाद वो आ जाएगा 170। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल प्लस माइनस करनी है, टर्म्स को ट्रांसपोज करना। तो ए इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से 170, डेट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रिलेशन फंक्शन टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रखा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया गया। सेम इसी तरह का आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, ये एक एमसीक्यू है। तो चलिए देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू, ये इस तरह से आपको एक सेट दे दिया गया है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम इसमें देख रहे हैं कि बार बार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात की गई है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें क्या डिफरेंस है पहले हम वो देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में जैसे कि अगर आपको आपका जो रिलेशन है आर, उसमें अगर आपको इस तरह की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं एक्स कामा एक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2,2 3,3, यानी कि एक्स भी वही है और वाई भी वही है, एक्स भी वही वाई भी वही, दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, तब आपका जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं क्या हमारे सेट में कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हमें 1,1 नज़र आ रहा है, 4,4 भी नज़र आ रहा है और यहाँ से 3,3 भी नज़र आ रहा है, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमें यहाँ से पता चल गया। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू है 2,3, यानी कि हमारे पास x है 2 और y है 3, तो इसका हमें उल्टा कर देना है। 2,3 है तो क्या 3,2 भी है। ठीक है, x, y अगर है तो y, x भी होना चाहिए हमारे रिलेशन में। जैसे कि 2,3 है तो उसी का उल्टा कर देंगे, 3 पहले करना 2 बाद में करना। तो 3,2 भी अगर हमारे रिलेशन में होगा देन अवर रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे 1,2 है हमारे पास, तो हमारे पास 2,1 नहीं है इसमें। बात करें 1,3 की तो 3,1 भी होना चाहिए, 3,1 इसमें नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक के केस में ये हमारा रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव में अभी था, सिमेट्रिक में नहीं। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर कोई भी रिलेशन हमारा इस तरह से है 1,3 और फिर आगे 3,4, तो 1,3 देन आगे 3,4, तो अगर वो रिलेशन 1,4 भी है, यानी कि ये और ये, तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपको वहाँ पे देखना है। यानी कि 1,3 देन 3,4, तो फिर 1,4 भी इसमें होना चाहिए। अगर हम बात करें इस तरह से, अगर x, y है और y, z है, तो फिर x, z भी होना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो वही अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1,3 है हमारे पास, देन 3,2, तो 1,3 3,2, तो यानी कि 1,2 भी होना चाहिए। तो 1,2 हमारे पास है यहाँ पे, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो हमने देखा कि ये रिलेशन हमें रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव भी था, बट ये सिमेट्रिक नहीं था। तो हमारा जो सही आंसर आएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, की जो ऑप्शन बी रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0 इज। तो कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं 3x3 की मैट्रिक्स से। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3x3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो 3x3 की जो मैट्रिक्स होगी उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। 9 एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स बनती है जिसमें 3x3 की, उसमें हमें टोटल 9 एलिमेंट्स देखने को मिलता है। तो अब अगर आपको निकालना है कि पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी उसमें, तो सिंपली आपको 2 रेज टू द पावर कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, डेट इज 9। तो 2 रेज टू पावर 9 होता है हमारे पास 512। तो 512 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आई होप आपने इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मार्क किया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If four dice are thrown together, then what is the probability that the sum of the numbers appearing on them is 25? अगर टोटल 4 डाइस को थ्रो किया गया है तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन 4 डाइसिस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका टोटल सम 25 के बराबर है। तो अपना सही आंसर इसमें मार्क कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है इस केस में। तो जब भी हम 4 डाइसिस थ्रो करेंगे तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो होता है 6 की पावर n। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पहली जो बार 6 आ सकता है, दूसरी बार भी 6 आ सकता है, तीसरी बार भी 6 और चौथी बार भी 6, यानी कि मैक्सिमम पहली बार भी मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है 6, सेकंड बार भी 6, थर्ड और चौथी डाई भी जब हम फेंकेंगे तो मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो इन जब सबको हम प्लस करेंगे, सम की बात की गई है, तो इन जब को सब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 24, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 24 आ सकती है, 25 नहीं आ सकती। तो इस केस में जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 0, क्योंकि जो सम मैक्सिमम आ सकता है 4 बार जब हम डाई थ्रो करेंगे तो वो 24 है, ना कि 25 है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,4 एंड 6,8। तो ये आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं 4,4 एंड 6,8। इसका आपको स्लोप निकालना है, यानी कि m की वैल्यू को निकालना है। तो m की वैल्यू जैसे कि हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें जो m की वैल्यू होती है वो स्लोप होती है। तो इस m की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y वैल्यू अपॉन चेंज इन x वैल्यू। फार्मूले से हम अपने स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। पहले वाला पॉइंट है ये हमारी x1 y1 की वैल्यू है और ये x2 y2 की वैल्यू है। तो अब इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो y2 माइनस y1 विल बिकम 8 माइनस 4 एंड x2 माइनस x1 विल बिकम 6 माइनस 4। 8 माइनस 4 विल बिकम 4 एंड 6 माइनस 4 विल बी 2। तो 4 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा 2। तो 2 इसका सही आंसर रहेगा, डेट इज ऑप्शन सी। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वेक्टर टॉपिक से। सो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू को निकालना है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे प्लस 1 अपॉन रूट 3 के। तो इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है वो हम मॉड कैलकुलेट करते हैं। वो उसकी वैल्यू होती है सिंपली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगी, तो आई का कोफिशिएंट जो है वो है एक्स, वाई जे का कोफिशिएंट वाई एंड के का कोफिशिएंट जेड, क्योंकि हमारे पास इस तरह से होता है एक्स आई वाई जे एंड जेड के। एक्स वाई और जेड की एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3, वाई की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 3 और जेड की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 3। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर एंड जेड की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो इन सब की वैल्यूज आ जाएगी 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो इसका जो कंबाइन एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 3, दिस विल बिकम रूट 1 एंड रूट 1 इज इक्वल्स टू 1। तो जो राइट आंसर है इसका डेट इज ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट 1। जल्दी हम आपके लिए और भी मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तो इन मॉक टेस्ट को आपके लिए लाने का पर्पस यही होता है कि आपकी सेक्शन वाइज जो है प्रैक्टिस होती रहे साथ ही साथ में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो सभी ये मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।